Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss very interesting law, that is the Interstate Migrant Workmen 1979 Act versus ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020। आपको पता है कि ये अब कोड स्टैंड अलोन नहीं रहा है, एब्सोल्यूट हो गया और ये भी हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थी वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर आ गया है। तो अब हम क्या करें, ये हमारी सीरीज चल रही है, फैक्ट्री एक्ट पढ़ा हमने, माइन एक्ट पढ़ा और आज हम इसको पढ़ेंगे। तो एज ए यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स आपको क्या करना है, आपको पुराना एक्ट भी पढ़ना है क्योंकि आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपडेट वर्जन भी लेके आना है। कुछ लोगों का मेल आया कि मैम हमें कुछ बुक सजेस्ट कर दीजिए। देखिए बुक में आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन बुक में आप एज ए कंपेरेटिव स्टडी नहीं कर सकते। आपको एसएस कोड सेपरेट पढ़ना पड़ेगा, आईएसएमडब्ल्यू एक्ट सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको एक साथ कंपेयर करके जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। अगर आपको जेआर क्वालिफाई करना है तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देन क्या हम कवर करेंगे, इसकी एप्लीकेबिलिटी कवर करेंगे, क्या लूप होल रहे हैं हमारे पुराने एक्ट में। देन रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग किस तरीके से करते हैं, आपको पता अभी यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन रहा है। देन पासबुक मैंडेटरी भी है, अब ये भी एब्सोल्यूट हो गया है। देन वेजेस अलाउंसेस क्या है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, हिडन प्रोटेक्शन क्या है हमारे जो माइग्रेंट वर्कमैन है उनके लिए, इन्फोर्समेंट पेनल्टी टाइम लिमिट क्या है, एंड मास्टर समरी 1979 वर्सेस 2020 कंपेरिजन टेबल पे स्टडी करेंगे। चलो बिना देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन एप्लीकेबिलिटी। आपको पता है ये एक्ट सिर्फ उन्हीं के लिए जहां पे एम्प्लॉयर ऑफ स्टेट जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते थे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर हैं अगर वो वर्कमैन को हायर करते हैं तभी वो उस एक्ट के अंदर आते थे, लेकिन उन वर्कर के लिए नहीं था, उन वर्कमैन के लिए नहीं था जो इंडिपेंडेंटली कहीं अपनी दूसरी स्टेट में अपने फाइंड कर रहे हैं अपनी जॉब को, उनके लिए नहीं था। तो ये कहना चाहता था कि जो दैट्स व्हाई इट्स एब्सोल्यूट। अब क्या आया कि यस आप इंडिपेंडेंटली अगर कहीं दूसरी स्टेट में काम करने जा रहे हो तब भी आप इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट के अंदर आओगे, मतलब ओएसएच कोड 2020 के अंदर अब आ जाओगे। लेकिन उसका कंडीशन है कि कम से कम 18,000 सैलरी होनी चाहिए और आपकी 10 और या 10 से ज्यादा वर्कमैन होने चाहिए और 50 वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर है तो 50 वर्कर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अब हम आपको स्टार्टिंग से धीरे धीरे समझाएंगे। एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, अगर हम एक्ट की बात करें तो अप्लाई कहाँ होता है, कोई भी स्टैब्लिशमेंट जहां 5 या 5 से ज्यादा इंटरस्टेट वर्कमैन है जो ड्यूरिंग द प्रीसीड 12 मंथ, अगर 12 महीने के अंदर कोई भी कंपनी में है 5 या 5 से ज्यादा अगर वर्कमैन है तो वो उस पर ये इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट लागू होगा। दूसरा, अप्लाई टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर। कौन कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई कर सकते हैं, जो 5 या 5 से ज्यादा माइग्रेट वर्कमैन को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूट कराए या एम्प्लॉय कराए, देन वो भी अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन है क्या, किन्हें कहेंगे हम। तो आपको पता है किन्हें कहेंगे, कोई भी पर्सन रिक्रूट करे थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर इन वन स्टेट। ठीक है, होम स्टेट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक बिहार स्टेट है, यूपी स्टेट है, अगर यूपी या बिहार के जो वर्कर है, ठीक है, वो आगे यूपी में काम करे तो बिहार क्या होगी, हमारी होम स्टेट होगी, यूपी क्या होगी, हमारी होस्ट स्टेट होगी, तब वो इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन कहा जाएगा। मतलब रिक्रूट और किसके थ्रू होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होने चाहिए, तभी वो इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है, जिसपे पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अल्टीमेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट की। जैसे आप कह सकते हो कि जिसका जहां पे वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वहां का जो ओनर है, ऑक्यूपायर है, वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाएगा। देन कम टू द एप्लीकेबिलिटी डेफिनेशन। अब इसमें क्या चेंजेस आए, ओएसएच कोड चैप्टर 1 और ओल्ड चैप्टर 1 में क्या क्या चेंजेस है। जो फ्लो था वो क्या था कि इनका था कि जो एक्ट कहां पे अप्लाई हो रहा था, जहां पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही हायर करेगा। ठीक है, जो वर्कर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हो रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए था ये। इट कंप्लीटली इग्नोर मिलियन ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेट वर्कमैन जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जिन्हें जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं आ रहे, वो इनके लिए वो एक्ट था ही नहीं। तो एक तो ये इसका लूप होल था जो कि क्लोज हो गया। अब ओएसएच अकॉर्डिंग क्या कहता है, आपको पता हो ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड आया 2020, उसके अंदर ही ये हमारा इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट है। ठीक है, तो अब हम दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो अब ये कहाँ अप्लाई होता है, पहली बात तो जहां 5 थे ना, 5 और मोर इंटरस्टेट वर्कमैन काम कर रहे हैं वहां अप्लाई होता है। अब क्या हो गया, जब 5 नहीं एटलीस्ट 10 करनी चाहिए, 10 या 10 से ज्यादा अगर वर्क में माइग्रेट वर्कर काम कर रहे हैं देन ये वहां पे अप्लाई होगा। दूसरा, जो इसकी डेफिनेशन थी कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर हो रहे हैं, सिर्फ वही अप्लाई, वही उन्हीं के ऊपर ये लॉ लागू होगा। नहीं, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया कि जो रिक्रूटर डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर, फॉर एग्जांपल यूपी की कोई सेटअप है वो डायरेक्ट बिहार से रिक्रूट कर ले, तब भी वो
अप्लाई होगा, इस कोड के अंदर आएगा। और कोई भी माइग्रेट इंडिपेंडेंटली अपनी वर्क को फाइंड करने के लिए अगर दूसरी स्टेट में बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर काम करता है तब भी उनके ऊपर ये फॉलो होगा। दूसरा, तीसरी कंडीशन ये आई कि जिनकी लिमिट है वो एटलीस्ट 80,000 पर मंथ तक ही ये फॉलो होता है। 80,000 से ऊपर है तो वो नहीं आएंगे इस कैटेगरी में। अगर जो भी 18,000 वर्कर कमा रहा है तो वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। दोज अर्निंग मोर आर नॉट क्लासिफाइड अंडर द स्पेसिफिक प्रोटेक्टेड ब्रैकेट्स। देन चैप्टर सेकंड, रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। देखो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन भी है और लाइसेंसिंग है। आप याद रखना रजिस्ट्रेशन किसका होगा, एस्टेब्लिशमेंट का होगा, उस जहाँ पे एक्चुअल वर्क करते हैं ना वहां पर होगा। किसके थ्रू, कौन करवाएगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कराएगा। किसके थ्रू कराएगा, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के कराएगा। तो इन्होंने बोला कि ये पता है कि एक्चुअल वर्क कैसे लीगलाइज होगा, कैसे आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि आप इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन के साथ काम करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर। appropriate government appoint government officer as a registering officer define their local limit and jurisdiction। मतलब appropriate government क्या करती है, अपॉइंट करती है एक गवर्नमेंट ऑफिसर को जहां पे एस्टेब्लिशमेंट है, जहां पे वर्कर काम करने वाले हैं उनको रजिस्टर ऑफिसर को करेगा और वो उसकी अपनी कंडीशन बता देगा। रजिस्ट्रिंग प्रोसेसर क्या होता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, मतलब जो ऑक्यूपायर है, जो एस्टेब्लिशमेंट का ओनर है, वो क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा अपनी कंपनी का कि यस मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैं माइग्रेंट वर्कमैन से काम करवा सकूं, ठीक है। तो अगर आपसे कहीं पूछे तो आप पूछ लेना एप्लीकेशन किसके पास जाएगी, यहाँ पे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास जाएगी, ना कि लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास जाएगी। देन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसको ऐसा लगता है कि रजिस्ट्रिंग ऑफिसर रिवोक कर रहा है कोई भी रजिस्ट्रेशन का, मतलब कब करेगा वो रिवोक, जब उसे लगेगा कि इन्होंने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, मिस रिप्रेजेंटेशन किया, डेटा अच्छे से शो नहीं करा या फैक्ट को सप्रेस कर दिया, दबा दिया, तो वो उस टाइम पर वो क्या हो जाएगा, जो ये रजिस्ट्रेशन है वो यूजलेस और इनइफेक्टिव हो जाएगा। सेक्शन 6 के अंदर प्रोविजन है कि कोई भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लीगली एम्प्लॉय इंटरस्टेट वर्कमैन को बिना किसी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन पीरियड के हायर नहीं कर सकता, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन कम टू द चैप्टर 3, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। देखो वो हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। अब ये लाइसेंसिंग कौन होता है, जो मिडिल मैन, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, जो होम स्टेट से रिक्रूट करके एम्प्लॉयड करता है होस्ट स्टेट में, वो उसे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, दोनों स्टेट की। इवन होम स्टेट से लेके आ रहा है तो उनकी भी परमिशन की जरूरत है, उनसे भी सर्टिफिकेट लेना है और यहाँ से भी लाइसेंस का हमें करवाना है, जहां काम करवाना है उससे भी। तो ये चैप्टर क्या करता है, रेगुलेट करता है कि मिडिलमैन कैसे काम करेगा। वो एक कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट रिक्रूट और मूव वर्कर अक्रॉस द स्टेट लाइन विदाउट द स्पेसिफिक स्टेट इशू परमिशन, बिना परमिशन के आप मूवमेंट नहीं करा सकते। देन सेक्शन 7, अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर। क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट लाइसेंसिंग ऑफिसर डिफाइन देयर जुरिडिक्शन। अब क्या करेगा, अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जैसे वहां पे क्या रजिस्ट्रिंग ऑफिसर अपॉइंट करती थी, अब यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे वो लाइसेंसिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेगी। देन लाइसेंसिंग ऑफिस, लाइसेंसिंग में क्या क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रिक्रूट वर्कर फ्रॉम द होम स्टेट, कहाँ से आप होम स्टेट से रिक्रूट कर रहे हो और कहाँ पे आप एम्प्लॉय कर रहे हो, ठीक है। देन ग्रांट द लाइसेंस, उसे लाइसेंस मिल जाता है पर उसमें स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर अलाउड हैं, आप 5 ले रहे हो या 10 ले रहे हो या 15 ले रहे हो या 20 ले रहे हो, वर्किंग आवर्स कितने हैं, वेजेस एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उससे कम तो नहीं होनी चाहिए। देन कम टू द रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट। लाइसेंस कैन बी सस्पेंडेड, रिवोकेड इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। लाइसेंस आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा या इनफेक्टिव हो जाएगा अगर उसको पता चला कि कॉन्ट्रैक्टर ने फ्रॉड किया है या वॉलेट किया है लाइसेंस कंडीशन का, उसके प्रोविजन का, तो वो उसको रिवोक कर दिया जाएगा। अपील, अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या लाइसेंस जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है या लाइसेंसिंग ऑफिसर है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया और वो इस चीज से हैप्पी नहीं है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो भी 30 डेज के अंदर अपीलिएट ऑफिसर को अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी हियरिंग की भी कैपेसिटी है। देन देखो ये डिफरेंस है, अगर आपको रजिस्ट्रिंग लाइसेंसिंग में कंफ्यूजन नहीं होना, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन कराता है और लाइसेंसिंग कॉन्ट्रैक्टर कराता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है, यहाँ पे लाइसेंसिंग मिलता है। यहाँ पे कौन इशू करती है, रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, यहाँ पे लाइसेंसिंग ऑफिसर करती है। लीगलाइज द फिजिकल वर्क प्लेस, जहाँ पे काम करना है उसको लीगलाइज करता है। और यहाँ पे क्या है, अथॉराइज द रिक्रूटमेंट, मतलब रिक्रूटमेंट लेके आना, देन मूवमेंट ऑफ पीपल करना है। देन यहाँ पे अपील प्रोविजन हमारा सेक्शन 11 है, दोनों कर सकते हैं 30 डे के नोटिस के अंदर अपीलिएट अथॉरिटी को। अब हमारा क्या चेंज आया, देखो ये हमने उसके अंदर पढ़ा कि क्या क्या है।
आपको पता है कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर वो सेपरेट लाइसेंस हर सिंगल स्टेट के लिए उसे कराना है जहां जहां पे कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करना है। इवन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है जहां जहां उसके इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन लेके आना है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हुआ। अब ऑक्यूपेशन सेफ्टी अथॉरिटी के कोड है 2020, उसके अंदर क्या क्या अपडेटेड है। पहला, वन इस्टेब्लिशमेंट वन रजिस्ट्रेशन, ये फैक्ट्री एक्ट में भी है, माइंस एक्ट में भी, जितने भी ओएसएच कोड 2020 13 लॉ है ना, सबके अंदर सेम कर दिया, उन्होंने यूनिफाइड कर दिया, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कर दिया कि आपका सिर्फ सिंगल, आप डिजिटली घर बैठ के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन अंडर द ओएसएच कोड। सेकेंड, कॉमन लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर सेपरेट कर रहा था, होम के लिए अलग, होस्ट के लिए अलग। उन्होंने बोले आप एक बार लाइसेंस लीजिए और पूरी इंडिया में कहीं भी जाके आप रिक्रूट करके एम्प्लॉय कर सकते हो और वो 5 ईयर तक वैलिड रहेगा। देन 50 वर्कर रूल। अभी क्या था हमारा, ये था कि कॉन्ट्रैक्टर जहां 5 या 5 से ज्यादा वर्कर कहीं एम्प्लॉयड कराएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। उन्होंने कहा नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर का प्रोविजन है वो क्या है, उन्होंने बोला कम से कम कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई करे 50 या 50 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तब वो कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस मिलेगा या जब वो कॉन्ट्रैक्टर माइग्रेंट वर्कमैन का माना जाएगा। तो ये हमारे अपडेटेड आए 3। देन कम टू द चैप्टर 4, कोर डायरेक्टिव। क्या क्या उसकी मतलब रिपोर्टिंग है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगली बाउंड है। तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्टर नॉट जस्ट एज ए रिक्रूटर नहीं है, बट एज ए प्राइमरी रिकॉर्ड कीपर है, गारंटर है, उसके पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वर्कर की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए, ये सारा इसके अंदर। और इसने क्या क्या 15 डे रिपोर्टिंग रूल भी था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर को सारे पर्टिकुलर, सारे रूल रेगुलेशन हर इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन को जहां से वो रिक्रूट कर रहा है या जहां वो एम्प्लॉय कर रहा है, वो दोनों अथॉरिटी को, स्टेट, बोथ द स्टेट फ्रॉम विच वर्कर रिक्रूटेड, मतलब होम स्टेट को भी और जहां वो एम्प्लॉय कर रहा है, दोनों को उससे सारी डिटेल दे देनी चाहिए। डेडलाइन क्या है, मस्ट बी डन विद इन द 15 डेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब से आपने रिक्रूटमेंट किया उसके 15 दिन के अंदर होम स्टेट, होस्ट स्टेट दोनों को सारी डिटेलिंग सेंड कर देनी है। Then passbook mandate. The passbook is most tested element of chapter 4. आपको पता है इट एक्ट एज ए वर्कर कॉन्ट्रैक्ट, ये कहीं ना कहीं वर्कर कॉन्ट्रैक्ट की एक्ट ऐसे एक्ट करती है, लीजर आइडेंटिटी कार्ड रोल इनटू द वन। कॉन्ट्रैक्टर इज लीगली बाउंड टू इशू टू दिस टू एवरी वर्कमैन। कॉन्ट्रैक्टर का काम है कि हर वर्कमैन को ये पासबुक इशू करे। क्या क्या इस पासबुक पे मेंशन होगा, नेम क्या है, लोकेशन क्या है एस्टेब्लिशमेंट की जहां पर वर्कमैन काम कर रहा है, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, पर उसकी रेट क्या प्रपोज करी है कि कितना रेट मिलेगा, पेमेंट ऑफ वेजेस क्या मोड रहेगा, केस है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस पेबल, रिटर्न फेयर मतलब जर्नी अलाउंसेस एंड डिडक्शन मेड फ्रॉम वेजेस कोई है। तो ये सारी हमारी पासबुक पे सारी डिटेल होती है। कौन सी लैंग्वेज में, पहले तो एक फोटो होना चाहिए वर्कमैन का, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी किसी के नाम से हो जाएगा, तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पे चिपका हुआ। देन उसकी प्रिंटेड किस फॉर्म में हो, हिंदी, इंग्लिश या जो वर्कमैन को समझ में आ रही। सपोज केरल के अगर वर्क है तो वो मलयालम में होना चाहिए, जो मेजॉरिटी अंडरस्टूड बाय द वर्कमैन। तो ये पासबुक भी मैंडेटरी है। देन एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूटी, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या फिर अब वर्कर का जो टाइम पीरियड है फायर हो गया या क्विट कर दिया या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया, तो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर की भी ड्यूटी खत्म होगी। अब कॉन्ट्रैक्टर को जो है उसको क्या है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा टर्मिनेशन का और रिटर्न द अपडेटेड रिकॉर्ड टू द वर्कर। अब उसमें अपडेट कर दिया कि यस इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया, देन अब वो उसका वर्कर का रिकॉर्ड अपडेट कर दिया। देन रिटर्निंग द पासबुक, जब एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया, काम खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिटर्न टू। अब उसे कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है कि जो उसकी पासबुक है पूरी सारी एंट्री कंप्लीट करके उसको वापस कर देनी है, जिससे कि वो अगर कहीं दूसरी उसमें काम करेगा तो दोबारा से उसे पासबुक की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे कंटिन्यूअस में उसी में अपडेट करता हुआ वो काम कर लेगा। तो ये था हमारा रिटर्निंग द पासबुक। आप याद रखना पासबुक सिर्फ एक में बनाई जाती है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट में। रिपोर्टिंग द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया तो 15 दिन के अंदर, जब से उसने जॉब छोड़ी है या आपने फायर किया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्टर को रिटर्न रिपोर्टिंग सीजेशन की किसको भेजनी है, होम स्टेट की जहां से उसने रिक्रूट करी थी और होस्ट स्टेट की जहां उसने एम्प्लॉय करी है। तो उसे 15 दिन का, जैसे आपने अभी मैंने पढ़ा कि जब वो रिक्रूटमेंट करा था तब भी 15 दिन के अंदर नोटिस भेजना होता था कि यस ये रिक्रूट हो गए। जब वो एंड करते हैं तब भी वो 15 दिन का होता है। तो आप ऐसे से याद कर सकते हो, मेक्स द 15 डे रिपोर्टिंग रूल एट द स्टार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देन चैप्टर 5 वेज पैरिटी एंड बेसिक कंडीशन। आपको पता है कि इस जो एक्ट आया ना, इसने क्या किया कि जो सपोज करो कोई बिहार के वर्कमैन यहाँ पे यूपी में काम कर रहे हैं,
तो उनका ये इस एक्ट का कहना है कि यूपी के वर्कर से कम बिहार के वर्कर को नहीं मिलना चाहिए। जो मतलब जो माइग्रेट या बिहार में जाके आप यूपी के लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बिहार को ज्यादा मिले, बिहार के जो लोकल हैं और यूपी वालों को कम मिले। इन्होंने बोला कि एटलीस्ट मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत तो मिलना चाहिए। देन सिमिलर टू, अगर सेम और सिमिलर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वेज रेट, हॉलीडे आवर्स ऑफ वर्क, अदर कंडीशन भी आइडेंटिकल। अगर आप सेम टाइप का दोनों स्टेट के लोग कर रहे हैं, लोकल और माइग्रेंट, तो उनको सब कुछ मिलना चाहिए, सेम चीजें, उनमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट वर्क कर रहे हो, अगर वो सिमिलर नहीं है लोकल वर्कर से, तब भी आप मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के अंदर उसके नीचे नहीं जा सकते। देन मोड ऑफ पेमेंट, वेजेस मस्ट बी पेड इन कैश, हमेशा किस में होना चाहिए, कैश में पेड करना चाहिए। देन डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, आप जब मूविंग स्टेट इज डिस्टर्बेड, द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट पे टू स्पेसिफिक अलाउंस टू ऑफसेट द डिस्प्लेसमेंट। जब आपको एक जगह से दूसरी जगह कॉन्ट्रैक्टर चेंज करवाता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस देना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना है, 50% ऑफ मंथली वेजेस और वर्कमेन और ₹75 विच एवर इज द हायर। या तो आपका मंथली वेजेस का 50% है, या कम से कम 75 तो देना ही है, जो भी आपका हायर। सपोज करो कोई 10,000 कमाता है तो उसको 5,000 देना है, अगर कम कमाता है, बहुत कम कमाता है, तो कम से कम 75 रुपए तो देना ही देना है। ठीक है, ये बहुत आउटडेटेड है। इट मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट के टाइम से डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस दे देना है। पर याद रखना, ये एडिशन नॉर्मल वेज में एडिशन है, आप डिडक्ट नहीं कर सकते। जब वो फ्यूचर में रिक्रूट कर रहा है, तो आपने उसका डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस नहीं काट सकते। देन कम टू द सेकंड, जर्नी अलाउंसेस। जब आप ऑन ड्यूटी हो, ठीक है, जब आप ऑलरेडी रिक्रूटेड हो, जब आप वहां से होम स्टेट जा रहे हो, होस्ट स्टेट से, मतलब जहां आप काम कर रहे हो वहां से अगर अपने घर जा रहे हो, तो उसका भी फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वर्कर के पास इतना नहीं है कि वो अपना कॉस्ट अगर सारा इसी में लगा देगा जर्नी अलाउंसेस में, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि उसे फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी चाहिए जब वो ट्रांजिशन कर रहा है। रिटर्न जर्नी फेयर्स, अगर वो रिटर्न भी आने के लिए होम स्टेट से फिर होस्ट स्टेट आ रहा है, और तब भी उसको वो पैसा मिलना चाहिए। वेज इंटाइटल ड्यूरिंग द ट्रेवल, जब वो ट्रेवल कर रहा है तो उसे पेमेंट ऑफ वेजेस भी मिलनी चाहिए पीरियड ऑफ जर्नी में। विद द लॉट ट्रेवल टाइम इफ द वर्कर इज ऑन ड्यूटी, तो ये क्या है, ट्रीट करते हैं ट्रेवल टाइम को कि एज ए वो ऑन ड्यूटी है। देन अलाउंस, अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड चैप्टर 5 वर्सेज ओएसएस को, चैप्टर 11 एंड पार्ट सेकंड। इसमें क्या किया, जो अलाउंसेस थे वो टाइड सोली टू कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब इसमें जो जो सारे अलाउंसेस वो कौन कर रहा था, वो कॉन्ट्रैक्टर कर रहा था सारे रिक्रूटमेंट के टाइम पे। अब ओएसएच जो हमारा कोड है 2020 जिसके अंदर ये एक्ट आया, उसने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस को तो कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोल दिया आप डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, आप आओ, आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकंड, जो अभी हम पढ़ रहे थे 50% वेजेज और 70% विच एवर इज हाई, वो तो अबॉलिश कर दिया। जर्नी अलाउंसेस, तो पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्टर था, तो उन्होंने बोला कि जो एम्प्लॉयर देगा, नॉट जस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट इज, ये क्या होता है, लमसम अमाउंट होता है जो कि 2 and 4 जर्नी फेयर और नैरेटिव, जब होम स्टेट से होस्ट स्टेट और होस्ट स्टेट से होम स्टेट जाते हैं तो वो लमसम अमाउंट होता है। तो ये एक साल में एक बार पेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है रिक्रूटमेंट के टाइम पे ही हो, पर एक साल में आपको एक बार देना पड़ेगा जो जर्नी अलाउंसेज है, जो कि कौन देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, नॉट ओनली द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये दो चेंजेस है। देन चैप्टर 5 मैंडेटरी फैसिलिटी। अब बेसिक ह्यूमन राइट एंड लिविंग कंडीशन, देखो हर किसी को ह्यूमन राइट्स का तो है ना, और उसको लिविंग कंडीशन। तो कॉन्ट्रैक्टर कैन नॉट जस्ट ड्रॉप द वर्कर ऑन साइट, ऐसा नहीं कि आपने इसे ड्रॉप कर दिया और आप बस सब होगा, नहीं, उनको लीगली मैंडेट है कि आप स्पेसिफिक लाइफ सस्टेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करो। जैसे ड्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या होती है, प्राइमरी ड्यूटी तो कॉन्ट्रैक्टर की है ही है कि उनको क्या मिलना चाहिए, रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस मिलना चाहिए, सूटेबल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रहने का मिलना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग इफ नेचर ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, अगर ऐसा लगता है कोई ऐसी हजारियस प्रोसेस में काम कर रहे हैं तो प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होनी चाहिए। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, इफ अ फेटल एक्सीडेंट और सीरियसली बॉडी इंजरी अकर एट द माइग्रेंट वर्कमैन, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिपोर्ट टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी बोथ। अगर कोई ऐसा इंजरी हो गई है तो दोनों को आपको स्पेसिफाइड मेंशन करना है, इन्फॉर्म करना है, बोथ द होस्ट स्टेट एज वेल एज द होम स्टेट। देन पासबुक फैसिलिटी, अब देखो क्या आया, फ्लो आया, फिर से क्या आया, फिजिकल पासबुक। आपको पता है आप एक फोटो चिपका के रहे, कहीं वो लॉस्ट हो जाए या उसे आप मैनिपुलेट कर दो, उसमें कुछ चेंजेस कर लो या डिस्ट्रॉय कर दो बाय द करप्ट कंट्रैक्टर, फिर क्या होगा। तो इसके लिए ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर क्या आया, डिजिटल डेटाबेस कर दिया।
द गवर्नमेंट मेंटेन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल गवर्नमेंट ने डेवलप किया जिसमें आप ट्रैक कर सकते हो इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर को, जहां वर्कर खुद रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग द आधार फिजिकल फेसबुक आर ऑब्सोलीट। अपने आधार के बेसिस पे वो खुद रजिस्टर हो सकते हैं कि यस मैं माइग्रेट वर्कमैन हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा, डिजिटल, अब ये लॉस्ट होने का कोई चांसेस नहीं है। देन पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स, माइग्रेट वर्कर नाउ हैव अ लीगल राइट टू पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कहीं ना कहीं अब क्या होना, लीगल राइट हो गया, जैसे कि या क्या हो गया, राशन कार्ड्स हो गए। बेनिफिट फ्रॉम द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क सीज फंड, अब उन्हें ये जो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे फंड से भी उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हो रहा है। टोल फ्री हेल्पलाइन, और गवर्नमेंट ने क्या किया, लीगली मैंडेट एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दे दिया माइग्रेट वर्कमैन के लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई आपको एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है या कुछ भी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे OSH कोड 2020 के अंदर अपडेटेड आए। किस किस में, पासबुक तो ऑब्सोलीट कर दी, डेटाबेस डिजिटल आ गया, देन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा दी, जैसे कि आपका मैंने आपको बताया कि टोल फ्री नंबर दे दिया, और कुछ जो प्रॉफिट है, बेनिफिट्स है, एक फर्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन कार्ड और ये सब चीजें उसने प्रोवाइड करा। देन चैप्टर 6 प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेजेस, वेजेस की सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगी, कौन इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन को पे करेगा। तो फर्स्ट पे मास्टर कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, क्योंकि उसी को मिलता है। द लॉ डिमांड ट्रांसपेरेंसी इन हाउ माइग्रेट वर्कमैन आर पेड टू प्रिवेंट स्कीमिंग विद होल्डिंग द वेज ऑफ बाय द मिडलमैन। आपको क्या करना है, उसको होल्ड करके नहीं रखना या उसको स्किप नहीं करना, आपको उनको दे देना है। प्राइमरी ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर की है, लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि हर इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन को जो इंप्लॉय किया है उसको एक्सपायरी वेजेस पीरियड की डेट से पहले मिल जाना चाहिए। देन विटनेस रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं क्या पता कॉन्ट्रैक्टर लूप होल कर दे, तो इसके लिए क्या करता है, एवरी पेमेंट मस्ट बी मेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसिपल। तो इसमें क्या करता है, एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या करता है, एक अपना कैंडिडेट या एक विटनेस अपना खड़ा करता है कि यस आपकी जिम्मेदारी है कि अब देखो कॉन्ट्रैक्टर जो वर्कमैन है उनको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये कौन करवाता है, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कौन है, एक अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कर देता है कि यस वर्कमैन को प्रॉपर पेमेंट मिल रहा है या नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अब प्रिंसिपल जो एम्प्लॉय है वो लीगली मैंडेटेड नॉमिनी टू दिस रिप्रेजेंटेटिव, उसकी लीगली है कि आपको एक नॉमिनी करना पड़ेगा। देन सर्टिफिकेशन, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव मस्ट वेरीफाई सर्टिफाई द अमाउंट पेड इन वेज रजिस्टर्ड और पासपोर्ट। तो आप क्या है, अथॉराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो वेरीफाई करता है, सर्टिफाई करता है कि यस इसने जो अमाउंट पेड किया है वेज रजिस्टर्ड में और या पासपोर्ट में वो प्रॉपर है या नहीं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कॉन्ट्रैक्टर की। अब सपोज करो फेल हो गया, उसने पेमेंट नहीं दिया, तब क्या, तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन फॉर होल्डिंग कॉर्पोरेशन अकाउंटेबल। द प्रिंसिपल एम्प्लॉय इज अल्टीमेट गारंटर ऑफ माइग्रेट वर्कमैन राइट। ट्रिगर ऑफ लाइबिलिटी, इफ कॉन्ट्रैक्टर फेल टू डू एनी फॉलोइंग, अगर सपोज वो पे वेज नहीं दे पाया कॉन्ट्रैक्टर को, या डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस नहीं दिया, या जर्नी अलाउंसेस नहीं दिया, या उसने मैंडेटरी फैसिलिटी नहीं दी, अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो प्रोवाइड करे। Principal employees shall be liable to pay these amount to provide these facility. Law does not give the principal employer excuse if contractor default, the burden immediately shift to the upper hierarchy. मतलब अब ऐसा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट अगर हो गया तो अब नहीं, अब डायरेक्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये सारा देना पड़ेगा। अब रिकवरी कैसे करवा सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। प्रिंसिपल एम्प्लॉय फोर्स टू पे द वर्कर, अब उस प्रिंसिपल एम्प्लॉय ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ने अगर ये सारी चीजें नहीं दी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को देनी पड़ी, लेकिन वो लीगली इन पार है, पेनलाइज कर सकता है जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उसके साथ डिफॉल्ट किया है। रिकवरी मैकेनिज्म क्या होगी, एनी अमाउंट पेड और फैसिलिटी प्रोवाइड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉय अंडर द सेक्शन बिकम अ डेट ऑन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जितना उसने पे किया वर्कर को, अब वो किसका डेट बन गया, कॉन्ट्रैक्टर, जिससे उसे पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयर। मेथड ऑफ डिडक्शन क्या रहा है आपका, the principal employee is legally entitled to recover the exact amount by deducting from any money due to the contract under the current future। जो भी करंट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग वो उससे क्या कर सकता है, डिडक्ट कर सकता है एग्जैक्ट अमाउंट। तो इस ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉय लॉस में चला गया, वो कॉन्ट्रैक्टर से बाद में पे कर सकता है। हिडन प्रोटेक्शन, देखो एक तरह का इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन थे, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिया। कैसा, The three section ban standard contract labor law especially to protect the extreme vulnerability of migrant। आप माइग्रेट वर्कमैन के साथ गलत नहीं कर सकते। फर्स्ट वन द पास्ट लाइबिलिटी, द डेब्ट ट्रैप क्लर, आपको पता है any loan given by the contractor or principal employer to the migrant workman is deemed to be extinguished upon the completion of their employment period।
तो उन्होंने बोला कोई भी आपने लोन लिया है या डेट लिया है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर से, अगर आपका कंप्लीशन पीरियड खत्म हो गया, मतलब अगर आपकी वहां की जॉब खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो भी वो उसके साथ ही आपका लोन भी डीम्ड मतलब डेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अब आप उसको जॉब, अगर उसने वर्कमैन वहां पर काम नहीं करता तो तब अब उससे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उससे उसका लोन नहीं ले सकता। पहला तो एक तरह का ये माना गया ना, तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का प्रोटेक्शन ही हो गया ना हमारे इंटरेस्ट रेट बार्गेनिंग के। सपोज करो आपके पास लोन है, अगर आपने 10,000 का लोन लिया और आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और आपने उसको पे नहीं करा, तो आपका वो लोन भी वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। आप आफ्टर एम्प्लॉयमेंट के बाद, एंड होने के बाद आप उसको नहीं पे करोगे। तो ये तो पास्ट लाइबिलिटी क्या होगी, खत्म। देन डीम्ड एम्प्लॉयमेंट, ए माइग्रेंट वर्कर लीगली कंसीडर एम्प्लॉयड फ्रॉम द एग्जैक्ट डेट ऑफ रिक्रूटमेंट नॉट दे एक्चुअली अराइव एट द फैक्ट्री। उन्होंने बोला कि जो माइग्रेट वर्कमैन है कब से जब से उसे रिक्रूट किया है, जब से वो एम्प्लॉयड माना जाएगा, ना कि जो वो फैक्ट्री पे जाएगा जब से माना जाएगा। सपोज आपने रिक्रूट कर दिया 10 तारीख को, अब आप 10 तारीख से ही एम्प्लॉयड माना जाओगे, ना कि आप फैक्ट्री पे पहुंच रहे हो 13-14 को, तो वो नहीं, आप 10 से ही माना जाओगे। देन क्यों, क्योंकि जब मीन्स क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने होम कंट्री से होस्ट कंट्री आ गए, आप ऑलरेडी रिक्रूटेड हो, अगर आपको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उस कंपनसेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ऑन द जॉब एक्सीडेंट इस तरीके से होम स्टेट ट्रीट करेगी जिससे एलिजिबल हो जाओगे, जैसे एक तरह का प्रोटेक्शन करके रख रहा है आपको। देन सेक्शन 22 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अगर माइग्रेट वर्कमैन कैन रेज अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन द होस्ट कंट्री, जहां उसने काम किया, और वो होम कंट्री में भी कर सकता है जहां से वो रिक्रूट हुआ, तो उसके पास क्या है, ड्यूअल जुरिडिक्शन है। तो ये कहीं ना कहीं हिडन प्रोटेक्शन है। जैसा पहला है पास्ट लाइबिलिटी कंप्लीट, डीम्ड एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, और इंडस्ट्री डिस्प्यूट दो जगह कर सकता है। अब ओएसएस कोड 2020 में क्या आ गया इस चैप्टर के लिए, व्हाट सर्वाइव व्हाट डाइड अकॉर्डिंग टू चैप्टर 7। कोर कंसेप्ट, न्यू ओएसएस जो कोड 2020 स्ट्राइप अवे सम ऑफ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन विच इज द मेजर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म बाय लेबर। लॉस ऑफ सेक्शन 22, उसने क्या कर दिया, जो अभी हमने पढ़ा कि ड्यूअल जुरिडिक्शन है, उसने उसको खत्म कर दिया। प्रोविजन अलाउ वर्कर टू फाइल डिस्प्यूट इन देयर होम स्टेट वाज नॉट एक्सप्लिसिटली रिटेन इन न्यू लेबर कोड। उन्हें ऐसा नहीं कि अब आप काम किए होस्ट कंट्री में, सपोज आप यूपी में काम कर रहे हो, अब उसने इस चीज को खत्म कर दिया कि अब यूपी में काम करके आप बिहार के जहां रहने वाले हो वहां पे मतलब जाके वहां फाइल करो, जिससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर वहां जाके कंपनसेट देगा। ये चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब यहाँ पे अंडर न्यू फ्रेमवर्क क्या होगा कि जहां पे आपको काम किया है, एक्चुअली वर्क प्लेस है, सपोज यूपी में काम कर रहे हो, तो आपको वहीं आके उसको कंप्लेन करनी होगी और वहीं से आपको कुछ उसकी डिमांड है जो फुलफिल होगा। तो जो ड्यूअल जुरिडिक्शन है उसे होम कंट्री का तो जीरो कर दिया। लॉस ऑफ सेक्शन 90, जो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ डेट है उसका भी एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर दिया ओएसएस कोड से। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपने कोई लोन ले रखा है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया तो वो उसके साथ भी खत्म हो जाए, इसको भी इसने हटा दिया। अब एक क्वेश्चन आता है, मिसिंग लिंक या सोशल सिक्योरिटी कोड। अब देखो, हम अभी ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ कोड के अंदर पढ़ रहे हैं कि सेफ्टी हेल्थ कोड के अंदर कि कहीं ना कहीं हम ये जो इस एक्ट के अंदर आता है, पर इन्होंने बोला द गवर्नमेंट स्प्लिट द प्रोटेक्शन फॉर माइग्रेट वर्कमैन अक्रॉस 2 डिफरेंट कोड। इसने सोशल सिक्योरिटी कोड है 2020, उसके अंदर भी इसका डिस्कशन हुआ है। कौन से लोग हैं जो सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर आते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर स्टेटस अंडर द न्यू कोड, इंडिपेंडेंट जो माइग्रेट वर्कमैन थे जो फॉल आउटसाइड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड के अंदर, जो उसके कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे, जो इंडिपेंडेंट माइग्रेट वर्कमैन है, वो ऑफिशियली क्लासिफाइड कैसे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो लोग हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, द ई श्रम पोर्टल, गवर्नमेंट रिलाई कौन है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर NDUW, ये ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेशन हियर टू टाइट द वर्कर आधार, वो आधार के बेसिस पे उनके साथ रहती है। और इसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया 1979 में जो फिजिकल पासबुक सिस्टम है, इसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। एंड ESI पोर्टेबिलिटी, फॉर द फर्स्ट टाइम इंटर-स्टेट माइग्रेट वर्कर मैन आर रजिस्टर्ड अंडर द न्यू सिस्टम कैन एक्सेस एम्प्लॉइज, जो अगर इसके अंदर रजिस्टर हैं जो वर्कर हैं न्यू सिस्टम के अंदर, जो कोड है हमारे 2020 जैसे सोशल सिक्योरिटी कोड है, उसके अंदर क्या है, जो वर्कमैन है उनको क्या मिल सकता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के बेनिफिट्स, कोई भी स्टेट के हों, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड है, एम्प्लॉयर ने रजिस्टर कर रखे हैं उस स्टेट के, तो आपको ESI का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं दो कोड के अंदर आ गए। देन चैप्टर 7th इन्फोर्समेंट एंड रिकॉर्ड, पावर ऑफ इंस्पेक्शन मैंडेटरी रजिस्टर, किसके पास पावर है,
द लॉ रिक्वायर स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड कीपिंग टू प्रूव कंप्लाइंस। सारे मतलब लॉ कहते हैं सारी रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इम्पावर गवर्नमेंट इंस्पेक्टर के पास पावर है कि बिना किसी वार्निंग के जाके वो चेक कर सकता है। इंस्पेक्टर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करेगी? इंस्पेक्टर करेगी, जो एंटर करे प्रीमाइसेस में, एग्जामिन करे रजिस्टर्स को और एविडेंस देगी वर्कर से और डॉक्यूमेंट को सीज करे अगर उसे ऐसा लगता है कुछ ऑफेंस है। रजिस्टर एंड रिकॉर्ड बोथ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर, दोनों के पास रजिस्टर होने चाहिए कि माइग्रेट वर्कमैन के क्या पर्टिकुलर्स है, क्या रूल रेगुलेशन है, उनका नेचर वर्क कैसा है, उनका रेट ऑफ वेजेस कैसा है, सारे अलाउंसेस पेड है या नहीं। तो इस तरीके से हमारा होना चाहिए। दीज रजिस्टर मस्ट बी केप्ट अवेलेबल ऑन इंस्पेक्शन एट ऑल टाइम, हमेशा उनके पास होने चाहिए। अब्स्ट्रक्शन विलफुली अब्स्ट्रक्ट एन इंस्पेक्टर ऑफ फेलिंग टू प्रोड्यूस रिक्वेस्ट रजिस्टर इज डायरेक्टली। देन चैप्टर 8 पेनल्टी कंटरवेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन। अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो ऑपरेटिंग विदाउट द रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग वॉयलेट कोर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, तो आपको कितनी पेनल्टी है? 1 साल की सजा है और 1000 रुपए का है, दोनों एक साथ है। अगर आप कंटिन्यू फिर भी करते जा रहे हो तो एडिशनल फाइन आपको 100 रुपए पर डे मिलेगा, वॉयलेट्स कंटिन्यू आफ्टर द कन्विक्शन। देन सेक्शन 26 अदर ऑफेंस। अगर आपने अदर ऑफेंस किया मतलब ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर को कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो कोई भी डॉक्यूमेंट शो करने से, तो आपको 2 साल की सजा है एंड 2000 रुपए का फाइन है। देन ऑफेंस बाई कंपनी, इफ अ कंपनी कमिट एन ऑफेंस, कोई कंपनी जो गलत काम कर रही है तो एवरी पर्सन चार्ज एट द टाइम ऑफ डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी डीम्ड गिल्टी अनलेस दे प्रूव द ऑफेंस हैपेंड विदाउट देयर नॉलेज। जब तक वो कहेगा मेरी नॉलेज से बाहर नहीं है, जब तक उन सबको गिल्टी माना जाएगा। तो आपको बता दिया कंडम्नेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन, अदर ऑफेंसेस एंड। अब चैप्टर 8 आ गया लीगल प्रोसीजर। लॉ किसी को भी अलाउ फाइल नहीं करता है जब तक उसे कुछ स्टैट्यूट जैसे टाइम लिमिट होती है 30 डेज की, कुछ कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। अगर आपने कौन फाइल कर सकता है? पहला, नो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस अनलेस द कंप्लेंट इज मेड बाय द इंस्पेक्टर। जब तक वहां का जो हमारी जो इस कंपनी एक्ट है, जो इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट है 1979, उसके अंदर अगर इंस्पेक्टर रिटन सेक्शन लिखेगा जब भी वो फाइल कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस उसमें अप्लाई होगा। एक्सेप्शन क्या है? हाँ, टाइम लिमिट क्या होती है? कंप्लेंट मस्ट बी मेड विद इन द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलीग ऑफेंस कम टू द नॉलेज ऑफ इंस्पेक्टर। जब से वो नॉलेज में आया, इंस्पेक्टर की नॉलेज में आया, उसके 3 मंथ के अंदर वो कंप्लेंट फाइल हो जानी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है? इफ द ऑफेंस कंसिस्टेड डिसओबिंग द रिटन ऑर्डर मेड बाय द इंस्पेक्टर, अगर उसने डिसओबे कर दिया रिटन ऑर्डर को जो कि इंस्पेक्टर ने उसको नहीं माना, तो लिमिट एक्सटेंड हो सकती है 6 मंथ की, जहां से ऑफेंस वाज कमिटेड। तो आपको पता है सबसे पहले जो इंस्पेक्टर ऑफिसर है जो है वो उसमें उसको लगा कि यहाँ पे कुछ प्रोवोकिंग चल रही है, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन है या कोई ऑफेंस है, तो वो उसके अंदर उसके 3 मंथ्स के अंदर उसको कंप्लेंट फाइल कर देगा। कोर्ट जुरिडिक्शन, नो कोर्ट इंफीरियर ऑफ दैट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेशन फर्स्ट क्लास कैन ट्राई दिस ऑफेंस, कोई भी इससे नीचे वाला नहीं अप्लाई करेगा। देन इन्फोर्समेंट एंड पेनल्टी अपडेटेड, देखते हैं ओएसएच कोड 2020 की। तो जो हमारे 1979 थे उनकी जो हमारी, जैसे मैं हर एक्ट की बात करूं, फैक्ट्री एक्ट की बात करूं, माइन एक्ट की बात करूं, सब में पुनिटिव एक्शन था, पनिशमेंटिंग था, ठीक है, ब्राइबरी थी। और वहां पे क्या चला था? मासिव ब्राइबरी एंड इंस्पेक्टर राज था विदाउट एक्चुअली इंप्रूविंग वर्कर कंडीशन। वर्कर कंडीशन नहीं थे, आप इंस्पेक्टर को पैसा दो और इंस्पेक्टर फिर आपको कोई भी कंप्लेंट लिखेगा ही नहीं आपके अंदर। लेकिन अब क्या आया, हमारा ऑक्यूपेशन सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 के अंदर अब जो इंस्पेक्टर है उसे एज ए फैसिलिटेटर दे दिया, उसका टाइटल चेंज कर दिया। उसका अब ड्यूटी क्या है? उसको थ्रेटनिंग, पनिश और डिफॉल्ट निकालना नहीं है, उसका ड्यूटी है एडवाइज करे एम्प्लॉयर को, वर्कर को कि यस आप कंप्लेंट्स के हिसाब से चलिए, आप रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलिए। उसे अपॉर्चुनिटी भी दी रेक्टिफाई की, कोई माइनर ऑफेंस कर दिया किसी ने बाय मिस्टेक या कोई गलती हो गई तो इंस्पेक्टर कैंप फैसिलिटेटर क्या करे? पहले उसे वार्न करे, रिटन नोटिस दे कि यस आप इसको करेक्ट करिए, नहीं तो आपके ऊपर रिटन कंप्लेन हो जाएगी। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या आ गया कि बहुत सारे ऑफेंस है जो न्यू कोड में आए हैं कंपाउंडेबल, कि अगर आप बिना किसी कोर्ट में जाए अगर मैक्सिमम फाइन का 50% दे देते हो तो आपका सेटलमेंट हो जाएगा। द फंड कलेक्टेड फ्रॉम दीज फाइन आर डायरेक्टली रूटेड इन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फंड। जो फंड आएगा वो कहां पर चला जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी फंड में चला जाएगा। तो ये भी एक कंपाउंड ऑफेंस है, मतलब आप उसका ज्यादा पे करिए और आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। देन अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन कि क्या क्या चेंजेज आए और कौन से पुराने एक्ट में और नए एक्ट में। तो आप इसको गौर से देखिएगा। पहला एप्लीकेबिलिटी, हमने पुराने एक्ट में पढ़ा 1979 आईएसएमडब्ल्यू एक्ट में पढ़ा कि 5 या 5 से ज्यादा माइग्रेट वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं किसी भी 12 मंथ्स में, तो वो इस एक्ट के अंदर आएगा। ओएसएच कोड ने क्या किया? 10 और मोर माइग्रेट वर्कर कॉन्ट्रैक्ट
होगा तब वो आएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे अप्लाई कर सकता है, जहाँ 50 से ज्यादा वर्कर सप्लाई करे तब वो कॉन्ट्रैक्टर होगा। तो 2 चेंजेस आए, 5 की जगह 10 आया, वहां 5 ही था कॉन्ट्रैक्टर का, यहाँ पे 5 की जगह 50 आ गया। वर्कर डेफिनेशन, ओनली वर्कर रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या था, जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिक्रूट करे जाते वही लोग आते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुए, डायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर। और जो माइग्रेट इंडिपेंडेंटली हो जा रहे हैं वो भी इस डेफिनेशन में, वर्कर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। वेज गैप, कोई भी स्पेसिफिक वेज कैप नहीं था हमारा जो एप्लीकेबिलिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट अप्लाई ओनली टू वर्कर ड्रॉइंग वेज अप टू द 80,000 पर मंथ। जो 18,000 तक वेजेस मिल रहा है वो सब इसके अंदर आएंगे। रजिस्टरिंग एंड लाइसेंसिंग, सेपरेशन रजिस्ट्रेशन प्रिंसिपल एम्प्लॉय के लिए था, सेपरेट स्टेट वाइज लाइसेंस हमारा कॉन्ट्रैक्टर के लिए थे। अब क्या, सिंगल पे इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉमन लाइसेंसिंग हो गई है। देन डिस्प्लेसमेंट अलाउंस 50% ऑफ मंथली वेजेस मिलता था, 75% विच एवर इज द हायर। यहाँ पे कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया न्यू OSH कोड 2020 ने, अब डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस नहीं मिलेगा किसी को। देन पैरामीटर हमारे जो थे जर्नी अलाउंसेस, यहाँ पे क्या था कि पेड करे जाते दोनों, जो पेड किया था वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही किया था, कॉन्ट्रैक्टर ही देता था आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी, मतलब जर्नी अलाउंसेस वो कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड कराता था। लेकिन OSH कोड 2020 ने कहा कि एम्प्लॉयर देगा लमसम, जो कि 1 ईयर में 1 साल है, जो कि यहाँ पे जर्नी अलाउंसेस मिल रहा था एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। देन प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन, फिजिकल पासबुक इन हिंदी इंग्लिश वर्कर लैंग्वेज इशूड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जो पासबुक थी जिसमें सारी डिटेल लिखी रहती थी वो कौन देता था, कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन अब क्या आया OSH कोड के अंदर कि डिजिटल रजिस्ट्रेशन विया आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड के साथ आप रजिस्ट्रेशन करा देते हैं वहीं से आपकी सारी लोकेशन, आपकी सारी डिटेलिंग ट्रैक हो जाएगी ई श्रम पोर्टल के थ्रू, एंड पासबुक हमारी खत्म हो गई। डिस्प्यूट जुरिडिक्शन, जैसे अभी हमने सेक्शन 22 में पढ़ा कि ड्यूअल जुरिडिक्शन है, ठीक है, वर्कर कैन फाइल ए डिस्प्यूट इन द होस्ट स्टेट और द होम स्टेट। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक ड्यू जुरिडिक्शन क्लॉज रिमूव कर दिया। अब उन्होंने बोला डिस्प्यूट जनरली रिवर्ट टू द होस्ट स्टेट, जहां आप काम करो वहीं आप डिस्प्यूट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ना कि होम कंट्री में। देन अब आपके डेट एक्सटिंग्विशमेंट, जैसा मैंने आपको बताया था इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन में क्या था, एक प्रोटेक्ट की तरह काम करता था। कोई भी लोन या एडवांस में आपने लिया तो अगर उसका आपका एम्प्लॉयमेंट पीरियड एंड हो जाएगा तो वो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो स्पेसिफिक ऑटोमेटिक डेट एक्सटिंग्विश प्रोटेक्शन हैज बीन ड्रॉप्ड, इस चीज को भी उसने मिस कर दिया। बेनिफिट पोर्टेबिलिटी, कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था कि स्टेट बेनिफिट मिल जाए अक्रॉस द बॉर्डर। लेकिन ऑक्यूपेशन सेफ हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड के अंदर अभी इसका क्या हुआ है कि इसका कुछ पार्ट अनऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सेक्टर था वो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अंदर भी आए। तो स्टैट्यूटरी राइट ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ जो हमारा जो पोर्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन कार्ड या बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर सीज फंड बेनिफिट भी मिल जाते हैं। इन्फोर्समेंट अथॉरिटी, इंस्पेक्टर विथ प्योरली, वहां पे इंस्पेक्टर कैसा था, प्योरली पुनिटिव, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपको पनिश दिया जाएगा। आपकी अपनी पावर हैवी फोकस किस पे था, फिजिकल रजिस्टर पे था। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बन गया। अब उसका रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर क्या होगा कि अगर वो कोई भी अगर माइनर ऑफेंस होता है तो उसे क्या करना चाहिए, रिटन नोटिस देना चाहिए टू फिक्स द माइनर इशू बिफोर द प्रोसिक्यूटिंग। तो आपने देखा इतने सारे हमारे कंप्लीट, बस हमारे पूरे, अगर आप माइग्रेट वर्कमैन एक्ट पढ़िए, OSH कोड हमने साथ साथ में पढ़ा है, उसके बाद हमने एक कंपेरिजन टेबल पढ़ा है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं हुए। देन अब आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि टॉप चेंजेस क्या हुआ है, क्योंकि एग्जाम ऑफ रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट सिंप्लीफाई कर दिया, वन यूनिट मतलब वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कर दिया। रिक्रूटमेंट जो हमारा एजेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू होता था तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो गया, माइग्रेट वर्करमैन फैसिलिटेट हो गए। देन जो हमारे प्रोविजन फॉर डिस्प्लेसमेंट जनरल अलाउंसेस का था, अब यहाँ पर कोई भी प्रोविजन नहीं रहा। बेसिक अम्यूनिटी मिलती थी लाइक हाउसिंग, मेडिकल एड, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, लिमिटेड टू प्योरली वेज नॉट लेस देन द मिनिमम वेज इम्फेसिस ऑन टाइम। ये हमारे फीचर थे ओल्डर सिस्टम के। क्या क्या चेंजेस आए, सिंप्लीफाई कर दिया डेफिनेशन को, आपको पता है कि डेफिनेशन को चेंज कर दिया, उसको और ब्रॉडर कर दिया। देन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन कर दिया, प्रोविजन ऑफ पोर्टेबिलिटी बेनिफिट दे दी, वन नेशन वन कार्ड राशन कार्ड, इम्फेसिस ऑफ फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप का भी दिया, closure of employee, increase focus on safe health working condition among the old sector, and requirement of appointment रखा कि कोई भी अगर आपका है तो आपका सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, बता उसको एक बार रजिस्ट्रेशन कराना है। देन लाइसेंसिंग को भी
कितने भी मल्टीपल स्टेट में कराए, वैसे उसे कॉमन लाइसेंस के थ्रू वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है। देन अब हमारा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन 1979 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया, और JRF जून 2026 क्रैक करने के लिए ऐसी मेहनत करके रहिए। ऑल द बेस्ट।